आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ करंट अफेयर का सेशन। आज का सेशन बहुत ही हेल्दी होने वाला है। आज आरबीआई की 2 न्यूज़ेस हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तो आज का इंस्पिरेशनल कोट कह रहा है, जब मन कमज़ोर होता है परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। तो चलिए इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। बहुत ही हेल्दी होने वाला है आज का सेशन। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के सेशन को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, अजीत विनायक गुप्ता has been appointed as the next ambassador of India to which country? अजीत विनायक गुप्ता को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इजिप्ट, जापान, ऑस्ट्रिया, टर्की। मिस्र, जापान, ऑस्ट्रिया, तुर्की। तो बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। सही आंसर है आपका इजिप्ट। अजीत विनायक गुप्ता मिस्र के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेट हैज रैंक्ड लास्ट इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020? भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को अंतिम स्थान दिया गया है? तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर केरला? का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यूपी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज कंडक्टेड द इवेंट ऑन द रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी? रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आयोजन किया है? यूनाइटेड नेशंस, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। का सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आयोजन किया है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मैनी एडिशनल मिनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स वर इंक्लूडेड इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट बाय द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री? जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में कितने अतिरिक्त लघु वन उपज आइटम शामिल किए गए थे? 14, 15, 16 या फिर 18? ये बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है 14। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में कितने अतिरिक्त लघु वन उपज आइटम शामिल किए गए थे? 14। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैड साइंड एन MOU विद IIM लखनऊ फॉर एम्पावरिंग जवान्स? जवानों को सशक्त बनाने के लिए IIM लखनऊ के साथ किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? CIPF, CRPF, BSF या फिर ITBP? तो CRPF ने IIM लखनऊ के साथ एक MOU साइन किया है एम्पावरिंग जवान, जवानों को सशक्त बनाने के लिए IIM लखनऊ ने CRPF के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो सही आंसर है आपका CRPF। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ेस की तरफ, देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ेस इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आज के सेशन में। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं आज की। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ेस का सिलसिला। बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। पहली न्यूज कह रही है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन नेमली कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन कपिला फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड क्रिएटिंग पेटेंट अवेयरनेस ऑन 15th October 2020. The objectives of the scheme include creating awareness regarding intellectual property right IPR in higher education institutions, enabling of IP protection of inventions originating from faculty and students of HEIS, development of credit course on IPR, training program on IPR for faculty and students of HEIS, and sensitization and development of vibrant IP filling system. So far a total of 46,556 users has been registered for Kapila. This information was given
by the Union Minister for Education Ministry, Sri Ramesh Pokhriyal Nishank, in a written reply in the Rajya Sabha। तो चलिए बढ़ते हैं, इसी न्यूज को हिंदी में देखते हैं। सरकार ने बौद्धिक संपदा साक्षरता के लिए बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान कपिला नाम से अभियान शुरू किया है और 15 अक्टूबर 2020 को पेटेंट जागरूकता पैदा कर रही है। इस योजना के उद्देश्य में उच्च संपत्ति शिक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है। संस्थान HEI संकायों और HEI के छात्रों से उत्पन्न होने वाले आविष्कारों की IP सुरक्षा को सक्षम करना, IPR पर क्रेडिट पाठ्यक्रम का विकास, संकाय के लिए IPR पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और HEI के छात्रों और संवेदीकरण और जीवंत IP प्रणाली का विकास। कपिला के लिए अब तक कुल 46,556 उपयोगकर्ता पंजीकृत किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में इसकी जानकारी एक लिखित उत्तर में दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, आंध्र प्रदेश became the second state to undertake power sector reforms. Andhra Pradesh has become the second state to undertake the power sector reforms stipulated by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. As part of the reforms, the state has started a direct benefit transfer, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण of electricity subsidy to farmers with effect from September 2020. Thus, the state has successfully implemented one out of the 3 stipulated reforms in the power sector. आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य बन गया। अगर ये दूसरा है तो पहला कौन सा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये न्यूज डिस्कस हो चुकी है पहले भी कि पहला राज्य कौन सा है। मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इनमें से ही एक ऑप्शन है जो पहला राज्य बना था बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। सुधार के एक हिस्से के रूप में राज्य ने सितंबर 2020 से किसानों को बिजली सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब समझते हैं आप? डायरेक्ट बेनिफिट यानी कि जो बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है गवर्नमेंट, वो डायरेक्टली कर रही है। कैसे? जैसे कि सब्सिडी कहां? सीधे अकाउंट में। ठीक है, सब्सिडी कहां? सीधे अकाउंट में। तो इस तरह का ये ट्रांसफर जो है बेनिफिट का गवर्नमेंट कर पा रही है। कैसे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सर्विस के द्वारा। ठीक है, कि सब्सिडी कहां आएगी? सीधे अकाउंट में आएगी, बीच में कोई भी बैरियर नहीं है। ठीक, इस प्रकार राज्य ने बिजली क्षेत्र में 3 निर्धारित सुधारों को एक सफलतापूर्वक लागू किया है। तो आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना है। पहला कौन? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ऑप्शंस मैं आपको दे चुका हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फोर्ड मोटर गूगल साइंस कॉन्ट्रैक्ट टू ऑफर क्लाउड बेस्ड डेटा सर्विसेज। फोर्ड मोटर कॉर्प विल टैप इनटू सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्ड बाय अल्फाबेट्स इंक गूगल टू डेवलप न्यू कंज्यूमर services and modernize internal operations. As part of a 6-year partnership, the Dearborn, Michigan-based automaker will incorporate the tech-gains Android operating system into its Ford and Lincoln vehicle starting in 2023. Ford will offer its customer built in Google Apps, including its map and voice technology. It will deploy Google artificial intelligence technology to improve the efficiency of vehicle development, supply chain, and manufacturing operations, the company said. इसी न्यूज को हिंदी में देख लेते हैं। फोर्ड मोटर गूगल क्लाउड आधारित डेटा सेवाओं की पेशकश करने के लिए अनुबंध। फोर्ड मोटर कंपनी ने नई उपभोक्ता सेवाओं को विकसित करने और आंतरिक संचालन को आधुनिक बनाने के लिए अल्फाबेट इंक के गूगल द्वारा पेश किए गए सॉफ्टवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड कंप्यूटिंग में टैप करेगी। 6 साल के लिए साझेदारी के हिस्से के रूप में डियरबॉर्न, मिशिगन स्थित ऑटोमेकर अपने विशाल 2023 में शुरू होने वाले लिंकन वाहनों में टेक दिग्गज के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को शामिल करेगा। फोर्ड अपने ग्राहकों को अपने मैप्स और वॉइस तकनीकी सहित गूगल एप्स की पेशकश करेगा। कंपनियों ने कहा कि यह वाहन विकास, आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण कार्यों की दक्षता में सुधार के लिए गूगल कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को तैनात करेगा।
अब देखिए इस न्यूज से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पहला है कि फोर्ड मोटर कंपनी ने उपभोक्ता सेवाओं को विकसित करने और आंतरिक संचालन को आधुनिक बनाने के लिए अल्फाबेट इंक गूगल के द्वारा पेश किए गए सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ क्या करेगी, टैप करेगी, यानी कि अनुबंध साइन हुआ है फोर्ड मोटर का क्लाउड गूगल क्लाउड आधारित डेटा सेवाओं की पेशकश करने के लिए क्या हुआ है, अनुबंध हुआ है। नेक्स्ट है कितने ईयर का भाई पार्टनरशिप है, 6 ईयर की पार्टनरशिप है, 6 साल की है, डियरबॉर्न मिशिगन स्थित ऑटोमेकर में। और देन इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को तैनात करेगा, ठीक है, फोर्ड मोटर। तो इस तरह से ये न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है, कोल इंडिया साइंस ₹2900 crore agreement for the procurement of dumpers. State-owned CIL on Wednesday said it has entered into a pact worth ₹2900 crore with a Belarus-based mining equipment manufacturer for the purchase of dumpers. The pact is for the purchase of 96 dumpers of 240-ton capacity each, Coal India Limited said in a statement. CIL on Saturday last formally signed a major procurement pact worth 2900 crore for purchase of 96 dumpers of 240-ton capacity each with Belarus, the Belarus-based mining equipment manufacturer, the PSU said. इसी न्यूज को हिंदी में देख लेते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली सीआईएल ने बुधवार को कहा कि उसने डंपरों की खरीद के लिए बेलारूस स्थित खनन उपकरण निर्माता के साथ 2900 करोड़ रुपए का समझौता किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि यह समझौता प्रत्येक 240 टन क्षमता के 96 डंपरों की खरीद के लिए है। पीएसयू ने कहा सीआईएल ने शनिवार को बेलारूस के खनन उपकरण निर्माता बेलाज के साथ 240 टन क्षमता के 96 डंपरों की खरीद के लिए 2900 करोड़ रुपए 2900 करोड़ रुपए के बड़े खरीद समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। डायरेक्टली भाई ये न्यूज कैसे इंपॉर्टेंट होगी, यहां से किस तरह से क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, क्वेश्चन इस तरह से रेज होगा कि भाई कोल इंडिया लिमिटेड ने 2900 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, बेलाज के साथ। कहां की, बेलारूस स्थित एक खनन उपकरण निर्माता कंपनी है बेलाज, उसके साथ किया है। कितने रुपए का समझौता है, 2900 करोड़ के फंड का समझौता है, ठीक है। कितने क्षमता के, 240 टन कैपेसिटी, 240 टन क्षमता के 96 डंपरों की खरीद के लिए समझौता किया गया है। किसने किया है, कोल इंडिया लिमिटेड ने किया है। किसके साथ, बेलाज के साथ। कहां की है, खनन उपकरण निर्माता कंपनी है, बेलारूस की है, ठीक है। और रुपये कितने करोड़ का हुआ है समझौता, 2900 करोड़ रुपए का हुआ है। तो डिफरेंट तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस आपके रेज हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है म्यांमार। द regime in Myanmar headed by the army has announced a new state administrative council. The council headed by the army chief general Aung Hlong has 11 members, out of which 8 are from the military. म्यांमार की नई सेना ने नई राज्य प्रशासनिक परिषद की घोषणा की। सेना की अध्यक्षता वाले म्यांमार में शासन ने एक नई राज्य प्रशासनिक परिषद की घोषणा की है। सेना प्रमुख जनरल ऑंग ह्लॉन्ग की अध्यक्षता में परिषद में 11 सदस्य होंगे, जिनमें से 8 सैन्य से होंगे, मिलिट्री से होंगे, ये बात बोली गई है। तो चलिए इसी के साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन थर्सडे लॉन्च्ड द स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड अपील्ड टू पीपल टू बाय सच व्हीकल टू कॉम्बैट पॉल्यूशन इन द सिटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की और लोगों से शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए ऐसे वाहनों को खरीदने की अपील की है। तो स्विच दिल्ली अभियान जो है, डायरेक्टली आप यहां से इसको समझ लेंगे कि भाई कहां से दिल्ली का अभियान होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जो स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है, इसका मोटो क्या है, मोटो है कि शहर को प्रदूषण से निपटने के लिए लोगों को अवेयर करें, जिससे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या करें, परचेज करें, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए।
चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है, स्टेट ओन्ड भेल said it has commissioned the second unit of 600 megawatt Gadarwara thermal power project in Narsinghpur district of Madhya Pradesh. The project is being developed by NTPC National Thermal Power Corporation Limited. The first unit 800 megawatt of this project was commissioned by BHEL in 2019 and is presently under commercial operations. राज्य के स्वामित्व वाली BHEL ने कहा कि उसने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 1600 मेगावाट की गाडरवारा थर्मल पावर परियोजना की दूसरी इकाई शुरू की है। यह परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है। इस परियोजना की 800 मेगावाट की पहली इकाई को 2019 में BHEL द्वारा कमीशन किया गया था और वर्तमान में वाणिज्यिक संचालन के तहत है। तो भाई ध्यान रखना है कि राज्य के स्वामित्व वाली BHEL ने कहा है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में, कहां पे, नरसिंहपुर जिले में कितने मेगावाट, 1600 मेगावाट की गाडरवारा थर्मल परियोजना की दूसरी इकाई शुरू हुई है। पहली इकाई कितने मेगावाट की थी? 800 मेगावाट। किसके द्वारा विकसित की जा रही है? एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन द अप्रूवल फॉर 26 more green zone site for drones. The approval was given by the Ministry of Home Affairs and Ministry of Defense. किसने अप्रूवल दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। द मिनिस्ट्री हैज आल्सो गिवन इट्स नोड फॉर 6 green zone sites earlier. This order was issued by Amar Dubey, who is the Joint Secretary of the Ministry of Civil Aviation. The approval was given in the light of facilitating the operations by non-permission, no takeoff (NPNT) compliant drones. NPNT का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, नो परमिशन नो टेक ऑफ। What is NPNT? NPNT is an automated green signal. Without this green signal, drones are not authorized to fly. To handle such automatic flight authorization, the digital sky is currently being developed. ठीक है, फिर बोल रहा है in the green zone for which node was given, Uttar Pradesh has the maximum number of 8. 6 sites were approved in Jharkhand, 4 in Chhattisgarh, 2 in Telangana, 1 in each of Andhra Pradesh, Meghalaya, Gujarat, Odisha, Mizoram and Tamil Nadu. इसी न्यूज को अब हिंदी में देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन के लिए 26 और ग्रीन जोन साइट्स को मंजूरी दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये न्यूज। किसी ना किसी एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम्स में आपको यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। मंत्रालय ने इससे पहले 6 ग्रीन जोन साइटों के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है। यह आदेश अमर दुबे द्वारा जारी किया गया, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव है। नो परमिशन नो टेक ऑफ, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है किसका? एनपीएनटी का। नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लेंट ड्रोन द्वारा ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने के मद्देनजर मंजूरी दी गई थी। What is NPNT? NPNT भाई क्या है? NPNT एक स्वचालित ग्रीन सिग्नल है। इस ग्रीन सिग्नल के बिना ड्रोन उड़ान भरने के लिए अधिकृत नहीं है। ऐसे स्वचालित उड़ान प्राधिकरण को संभालने के लिए वर्तमान में डिजिटल स्काई को विकसित किया जा रहा है। भाई ये जो ग्रीन जोन है जिसके लिए नोट दिया गया, कहां पे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 8, झारखंड में 6 स्थलों को मंजूरी दी है, छत्तीसगढ़ में 4, तेलंगाना में 2, आंध्र प्रदेश, मेघालय, गुजरात, उड़ीसा, मिजोरम और तमिलनाडु में 1-1। ठीक है, तो ये आप न्यूज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकता है भाई? केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन के लिए कितनी जोन साइटों को मंजूरी दी? 26। इस अप्रूवल को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के द्वारा। मंत्रालय ने इससे पहले 6 ग्रीन जोन साइटों को अपनी मंजूरी दे दी है। यह आदेश किसने दिया? अंबर दुबे ने दिया। कौन है ये? नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिविल एविएशन के क्या है? ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव हैं। एनपीएनटी का फुल फॉर्म क्या है भाई? नो परमिशन नो टेक ऑफ। एनपीएनटी क्या है तो वो आपको यहाँ पर नॉलेज के भी आपसे बताया गया है। ग्रीन जोन साइटों के लिए कहां पे सबसे अधिक, कहां पे है नंबर्स में? उत्तर प्रदेश में कितने? 8। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द सेंट्रल बैंक रिसेंटली हेल्ड इट्स मीटिंग फ्रॉम February 3 to February 5, 2021 to discuss the current macroeconomics financial development in India.
देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहली चीज, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है? देखिए दो तरह की पॉलिसी होती है हर कंट्री में, दो तरह की पॉलिसी से इकोनॉमी को रन आउट किया जाता है। एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मतलब होता है मौद्रिक, तो मॉनेटरी पॉलिसी एवरी किसी भी कंट्री की बात हो, हर देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो उस देश की जो भी आपकी सेंट्रल बैंक होती है, केंद्रीय बैंक होती है, वो उसको क्या करती है? मैनेज करती है। तो इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को कौन मैनेज करेगा? आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता? आरबीआई। दूसरी तरफ हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल मतलब होता है राजकोषीय, यानी कि वहां की गवर्नमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी कौन लेकर आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे लेकर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी को? बजट के थ्रू, अपनी स्कीम्स के थ्रू। तो फिस्कल पॉलिसी जस्ट अभी आई हुई है ना? बजट अभी आया हुआ है, तो बजट का सेशन बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। में भी एग्जाम्स होंगे आपके, जब तक दूसरा बजट नहीं आ जाता नेक्स्ट ईयर का, तब तक ये बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बहुत ही जल्द आपके लिए बजट का भी कॉम्पैक्ट सेशन फिस्कल पॉलिसी का आपको मिल जाएगा, जो कि पूरे जब तक नेक्स्ट बजट नहीं आ जाता तब तक वो क्या रहेगा? वैलिड रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन लेकर आता? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी भाई कैसे आती है? मॉनेटरी पॉलिसी बाय मंथली आती है, द्विमासिक मौद्रिक नीति जिसे हम बोलते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी बाय मंथली पॉलिसीज आती हैं? 6। ठीक है, तो वही बाय मंथली पॉलिसी फरवरी की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 वित्तीय वर्ष 2021 की लास्ट बाय मंथली पॉलिसी है। क्योंकि अब किस में आएगी? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगी। फेब में आ गई, अब अप्रैल में आएगी, तो वो वित्तीय वर्ष 2022 की पहली मौद्रिक नीति होगी। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कमेटी इस एमपीसी में, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है इसमें कितने मेंबर हैं? 6। कितने आरबीआई के? 3। कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? 3। टोटल कितने? 6 मेंबर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द कमेटी हैज डिसाइडेड टू कीप रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। रेपो रेट कितना भाई? अनचेंज रखा गया है। जो 4% पे था उसको 4% पे ही वैलिड रखा गया है। तो रेपो रेट क्या होता है? व्हाट इज द रेपो रेट? रेपो रेट इज अ रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर अ पीरियड अप टू 90 डेज। ठीक है, up to 90 days. It has decided to continue its accommodative stance in accordance with the necessities in the current financial year. The accommodative stance will continue into the next financial year as well as to revive the growth and to keep inflation within the set target. The marginal standing facility rate is also unchanged at 4.25%. अब MSF क्या होता है भाई? MSF it is a rate at which commercial bank takes money for a period up to 1 day, 24 hours / overnight. Next है, the committee has also kept the bank rate unchanged at 4.25%. What is bank rate? It is rate at which commercial bank takes money from RBI for a period more than 90 days. The reverse repo rate is also the same at 3.35% as earlier. What is reverse repo rate? Reverse repo rate, it is rate at which banks gives its surplus money to RBI. ठीक है, the committee highlights that the inflation in the last 2 months was better than expected. Inflation has came down to the upper tolerance level of 6% for the first time since the COVID-19 pandemic breakdown. There is an improvement in the capacity utilization of the manufacturing sector to 63.3%. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आपका, वो क्या कर रहा है? यूटिलाइज हो रहा है एंड इंप्रूव हो रहा है। जैसे जैसे आपकी कोविड वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीनेशन हो चुका है, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है? इंप्रूव कर रहा है। इसी न्यूज को देख लेते हैं हिंदी में। देखिए, केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में 3 फरवरी से 5 फरवरी 2021 तक भारत में मौजूदा व्यापक आर्थिक विकास पर चर्चा के लिए अपनी बैठक आयोजित की। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन लेकर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समिति ने रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। तो रेपो दर, जैसे कि मैंने बताया भाई, रेपो दर किसे कहते हैं? रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट? जब कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से 90 दिन या उससे कम के लिए ऋण लेता है, ऋण जिस ब्याज दर पर मिलता है उसी ब्याज दर को हम रेपो रेट या रेपो दर कहते हैं।
ठीक है, तो रेपो दर आपको क्लियर हुआ होगा, 4% पर है। इसने चालू वित्त वर्ष में आवश्यकताओं के अनुसार अपना समायोजन जारी रखने का निर्णय लिया है। समायोजन का रुख अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहेगा ताकि वृद्धि को पुनर्जीवित किया जा सके और मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य के भीतर रखा जा सके। नेक्स्ट आ रहा है आपका सीमांत स्थायी सुविधा दर भी 4.25% पर ही अपरिवर्तित है। देखिए मैं बता दूं, सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक तरह की ये सुविधा है, फैसिलिटी है। जब सीमांत स्थायी सुविधा, तो सीमांत स्थायी सुविधा क्या होती है भाई? जब कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए कोई ऋण लेती है, ऋण जिस ब्याज दर पर मिलता है उसी ब्याज दर को हम सीमांत स्थायी सुविधा दर भी कहते हैं। यानी कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ गई है, कॉमर्शियल बैंक के पास फंड नहीं बचा है अपने कस्टमर्स को पे करने के लिए, तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा का उपयोग करके एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं। तो वो ऋण जिस ब्याज दर पर मिलता है उसी ब्याज दर को हम सीमांत स्थायी सुविधा दर भी कहते हैं। समिति ने बैंक दर को 4.25% पर परिवर्तित रखा है। जब कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से 90 दिन से अधिक के लिए ऋण लेता है, ऋण जिस ब्याज दर पर मिलता है उसी ब्याज दर को हम बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, रिवर्स रेपो रेट भी पहले की तरह ही 3.35% है। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या है? जस्ट रेपो रेट का क्या है? रिवर्स। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रिवर्स रेपो। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देन एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आपके पिताजी ने आपको 100 रुपीज दिए, ठीक है, तो रेपो दर है, इसको पूरा हम क्लियर से समझेंगे। देखिए आपके पिताजी ने आपको 100 रुपए दिए, तो आपको 100 रुपए खर्च करने के लिए दिए। अब आपने क्या किया कि इवनिंग तक आपको रुपए कम पड़ गए, ठीक है, 100 रुपए क्या आपका खर्चा ज्यादा हो गया, आपको और रिक्वायरमेंट पड़ी। तो जब आपको और रिक्वायरमेंट होगी तो आप क्या करोगे? उधार लोगे। तो उधार किससे लोगे? मम्मी से लोगे। पापा तो 100 रुपए देके अपना ऑफिस चले गए, ठीक है, मम्मी से लोगे। तो यहाँ पे सपोज करो कि आप कौन हो, आप सपोज करो अपने आप को कि आप कौन हो? बैंक हो। मम्मी कौन है? मम्मी आरबीआई है, ठीक है, और पापा कौन है? पापा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। इस तरह से सपोज करो। अब देखो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आप किससे लोगे? मम्मी से लोगे। तो मम्मी से लोगे यानी कि बैंक को जब क्या पड़ जाता है, पैसों की कमी पड़ती तो किससे लेता है? आरबीआई से लेता है। तो आरबीआई कौन है? मम्मी है। तो आपको जब पैसों की कमी पड़ी तो आपने किससे लिए? मम्मी से लिए। अब मम्मी से लोग, मम्मी तो बिना इंटरेस्ट रेट के दे देंगे, लेकिन आरबीआई बिना इंटरेस्ट रेट के थोड़ी देगा। आरबीआई क्या लेगा? इंटरेस्ट रेट लेगा। तो वही जो इंटरेस्ट रेट लेता है आरबीआई, जब आप 90 दिन या 90 दिन से कम के लिए ऋण देता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। और जो 90 दिन से अधिक के लिए देता है तो उसे क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है, बैंक दर बोलते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे तो आपके पास पैसे कम पड़ गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि पैसे बच जाए आपके पास, मान लो 80 ही खर्च हुए, 20 रुपए बच गए। तो बच गए तो अब ये बचे हुए पैसे अगर आप मम्मी को दोगे तो मम्मी क्या देंगी? आपको इंटरेस्ट रेट देंगी। अभी तक तो मम्मी ब्याज ले रही थी क्योंकि आपको उधार दे रही थी। अब आप एक्स्ट्रा पैसे मम्मी के पास जमा कर दोगे तो क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कौन देगा? आरबीआई देगा। किसको देगा? कॉमर्शियल बैंक को देगा। किसमें देगा? किसके थ्रू? रिवर्स रेपो रेट के थ्रू। जब कोई कॉमर्शियल बैंक रिवर्स रेपो रेट के अकॉर्डिंग क्या करता है? अपने बचे हुए पैसे को, अपने बचे हुए फंड को, लिक्विडिटी को आरबीआई के पास कैश फॉर्म में डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट मिलता है किसको? बैंक को। देता कौन है? आरबीआई, ठीक है। और जब हम बैंक लोन लेता है, बोरोइंग करता है, तो बैंक देता है इंटरेस्ट रेट किसको? आरबीआई को। अब किससे मिलेगा? बैंक को मिलेगा इंटरेस्ट रेट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट कितने परसेंट पर है? 3.35% पर है। डायरेक्टली देखिए जो रेपो रेट है, एमएसएफ है, बैंक रेट है या रिवर्स रेपो रेट है, ये डायरेक्टली परसेंटेज पूछ दिए जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो भी रेट्स आपके डिसाइड हुए अनचेंज्ड रहे हैं, तो ये हर बाय मंथली पॉलिसी हर 2 महीने में आती है। तो कभी भी एग्जाम से पहले आपको इनको चेकआउट करके जाना चाहिए। इसको आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां देखेंगे सारे रेट्स ये लिखे होते हैं। वहां पे लिखा होगा फंक्शनल रेट्स, ऑपरेशनल रेट्स। वहां पे आप टैब करेंगे तो पूरा टैब आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो अभी तो ये वैलिड रहने वाला है कब तक? अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। लेकिन जब नई बाय मंथली पॉलिसी आ जाएगी, अगर वहां पे रेट चेंज होते हैं तो वो चेंज वाले आपको ध्यान रखने होंगे। अगर चेंज नहीं होते हैं तो एज इट इज ऐसे ही ये रेट रहेंगे। एसएससी वगैरह एग्जाम्स में या एग्जाम्स में मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिल जाता है। डायरेक्टली पूछ देते हैं भाई बैंक रेट क्या है प्रेजेंट टाइम, रेपो रेट क्या है। तो अभी तो ये करंट का टॉपिक है, लेकिन हर 2 महीने में क्या होते रहते हैं? रेट्स चेंज होते रहते हैं। और जब भी चेंज होंगे तो करंट अफेयर में तो डिस्कस किए ही जाएंगे।
ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखिए कि आप अगर करंट अफेयर का सेशन नहीं देख पाए या मिस हो गया तो आप आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एग्जाम से पहले एक बार इनको चेक करते रहा करिए। इससे आपको क्या रहेगा, करंट में आप अपडेट रहेंगे कि भाई प्रेजेंट टाइम रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है, बैंक रेट क्या चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। समिति ने कहा कि पिछले 2 महीनों में मुद्रास्फीति उम्मीद से बेहतर थी। कोविड-19 महामारी का ब्रेक जो था वो टूटने के बाद पहली बार मुद्रास्फीति 6% के ऊपरी सहिष्णुता स्तर पर आ गई। विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता के उपयोग में सुधार 63.3% है। भाई विनिर्माण क्षेत्र भी सुधार की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, अब वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा वैसे वैसे क्या आएगा, इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। तो नेक्स्ट न्यूज देखिए, मैंने बोला था आरबीआई की 2 न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूज तो हम डिस्कस कर चुके हैं एंड वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाय मंथली पॉलिसी आपकी एवरी बाय मंथली आती रहती है तो डिस्कस होती रहती है, लेकिन ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी ना किसी एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज कह रही है। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द सेंट्रल बैंक विल सेट अप a 24/7 helpline platform in order to strengthen the digital payment service in India. This announcement was made through the Statement on Development and Regulatory Policy. RBI has come up with many safety and security features apart from the measures to redress the grievances of the users in the past as well. This announcement will further enhance the digital payments experience of users in India. The RBI released the payment system vision document. The document highlights the need of setting up a 24/7 helpline in order to address customer queries with respect to digital payment products. भाई 24/7 क्या हेल्पलाइन एक आ रही है, प्लेटफॉर्म हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म आ रहा है डिजिटल पेमेंट सर्विसेज ऑफ इंडिया की तरफ से। Address customer queries with respect to digital payment product. As per the guideline, major payment system operators are required to facilitate to setting up of a centralized 24/7 helpline to address the customer queries September 2021. Queries by September 2021. ठीक है, September 2021 से centralized 24/7 helpline आने वाली है आरबीआई की तरफ से। हमारी सेंट्रलाइज्ड बैंक है। नेक्स्ट एक एडिशनल भी, ये भी पॉइंट आपका बहुत ही ध्यान देने वाला है। आरबीआई आल्सो अनाउंस्ड टू लॉन्च एन इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर बैंक्स, एनबीएफसीज एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन जून 2021. द स्कीम विल बी लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द ग्रीवियंस रेड्रेसल प्रोसेस. Indian digital payment industry will reach to $1 trillion by 2023. ये इंपॉर्टेंस और इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री जो है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है कब, 2023 तक। चलिए इसी न्यूज को देख लेते हैं हिंदी में। देन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्रीय बैंक भारत में, अच्छा हाँ एक बताइएगा कमेंट बॉक्स में, शक्तिकांत दास आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्रीय बैंक भारत में डिजिटल भुगतान सेवाओं को मजबूत करने के लिए 24/7 हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा। यह घोषणा स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी के जरिए की गई थी। आरबीआई पूर्व में भी उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के उपाय के अलावा कई सुरक्षा सुविधाओं के साथ आया है। यह घोषणा भारत में उपयोगकर्ताओं के डिजिटल भुगतान अनुभव को और बढ़ाएगी। आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। दस्तावेज में डिजिटल भुगतान उत्पादों के संबंध में ग्राहक के सवालों का समाधान करने के लिए एक 24/7 हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता पर बात की गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रमुख भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को सितंबर 2021 तक ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीकृत 24/7 हेल्पलाइन की स्थापना की सुविधा
प्रदान करना आवश्यक है। एक और एडिशनल है कि आरबीआई ने जून 2021 में बैंकों, एनबीएफसी और डिजिटल लेनदेन के लिए एक एकीकृत लोकपाल योजना शुरू की है। भाई लोकपाल होते थे, बैंकों के होते थे, लेकिन एनबीएफसी के लिए अलग प्रोसेस होता था, बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता था। और डिजिटल लेनदेन जितने भी होते हैं बैंकों और एनबीएफसी और डिजिटल लेनदेन को सबको एक साथ लाकर एकीकृत लोकपाल योजना शुरू करके बहुत ही अच्छा कदम उठाया है आरबीआई ने। तो आरबीआई ने जून 2021 तक बैंकों, एनबीएफसी और डिजिटल लेनदेन के लिए एक एकीकृत लोकपाल योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए योजना शुरू की जाएगी। और देखिए ये क्यों जरूरी है, क्योंकि भारतीय डिजिटल भुगतान उद्योग 2023 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये न्यूज आपके लिए। सितंबर 2021 तक आपका आरबीआई के द्वारा 24/7 हेल्पलाइन स्टार्ट की जा रही है, जो कि आपकी सेंट्रलाइज्ड होगी। 24/7 हेल्पलाइन होगी। भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को सितंबर 2021 तक ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए यह सुविधा शुरू की जा रही है। और देन एक और भी न्यूज है जो कि जून 2021 तक बैंकों, एनबीएफसी और डिजिटल लेनदेन के लिए एक एकीकृत लोकपाल योजना को भी लेकर आ रही है। कौन? आरबीआई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड जोमेटो have signed an MOU under the Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. Key facts under the MOU: it has decided to onboard the street food vendors on the food tech platform of Zomato. This would help the street food vendor to access online हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय और जोमेटो ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन एक्सेस करने में मदद मिलेगी। तो भाई एमओयू साइन हुआ है किसके साथ? जोमेटो के साथ। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। ठीक है, तो ये न्यूज भी आपको ध्यान रखनी होगी। डायरेक्ट एमओयू साइन हुआ है। सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप भी सेव रहेंगे। देन अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया है तो सेशन लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। इससे कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ सेशन शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर एवरीवन।